नलिज्म, लाल, एमल वली खान, ब्रिलियंट, सोशल मीडिया, मजबूरी, नेगेटिव कमेंट। ये मेरा फिक्र है। सही सही, जबरदस्त। ख्वाजा सरा, नसीब, नसीब, खुद डॉक्टर महरब आवान, क्या है आपकी नजर में? मुसाफिर। एनपी क्यों, इंतखाब इसका क्यों किया आपने? शायद एक आशिक के तौर पे मेरा रवैया ही कुछ इस किस्म का रह चुका है कि मुझे ज़ेर-ए-ताब महबूब ज़्यादा पसंद आता है बनिस्बत उसके जो कि नवाब हो, जिसके साथ वो ठाठ मौजूद हो। तो मैं ये समझती हूँ कि एनपी के साथ होना इसलिए मुनासिब है क्योंकि शशका नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है। जो चीज़ें पार्टी के बारे में कही जाती हैं कि बुरी हैं, मैं तो वो अपॉर्चुनिटी के तौर पर करूँ कि वो सब कुछ नहीं है, उसके बावजूद फ़लसफ़ा मौजूद है, गवर्नेंस की तारीख मौजूद है, डिलीवर करके दिखाया है, उसके नताइज आपके पास मौजूद है। बस बेचा नहीं है, व्यापारी नहीं बना, बाजार नहीं गर्म किया, तमाशा नहीं लगाया, रक्स के जरिए, नारों के जरिए, गानों के जरिए, एक महफिल, इल्जामात के जरिए एक महफिल हम लोगों ने नहीं सजाई, ये सारा कुछ किए बगैर हमारे पास चीज़ मौजूद है। तो मेरे तो ख्याल से ये एक बहुत एक मुस्बत बात है। इसका मतलब है कि कैरेक्टर तो फिर यहाँ पर ही है। अब यहाँ पे अगर आके इनके साथ हो कि, और मैं बचपन से स्टूडेंट पॉलिटिक्स का हिस्सा थी, मैं तब से एएमपी को देख रही हूँ, तब से मेरी बादशाह खानी फलसफे के साथ, बादशाह खान वेलफेयर सोसाइटी के साथ, पश्तून सूफ फेडरेशन के साथ एक अच्छा रिश्ता रह चुका है। हमने बहुत अलायंस के अंदर काम किया है। तो तब से मुझे इस बात का भी अंदाजा है कि एएनपी एक आइसोलेशनिस्ट जमात नहीं है, अकेली अपनी परवाज नहीं बढ़ती, अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना के नहीं बैठी हुई। अलायंस करनी आती है, सिंध में भी करनी आती है, पंजाब में भी करनी आती है, और करके खैबर पख्तूनख्वा के हकूक भी मनवाने आते हैं। अब याद रखिए कि जब एएनपी हुकूमत के अंदर आई तब कौन था चीफ जस्टिस? इफ्तिखार चौधरी। आई मीन का मौन इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के होते हुए और मुशर्रफ साहब को भी गए हुए मेरे ख्याल से कुछ हफ्ते हुए थे, कुछ महीने हुए थे। उसके बाद आप 18th अमेंडमेंट और एनएफसी अवार्ड मुझे निकाल के दे देते हैं। तो फिर अगर अभी एनपी पावर के अंदर आ जाती तो क्या कुछ डिलीवर कर सकती है? हम ये भूल जाते हैं कि अवामी नेशनल पार्टी इनोवेटिव थी। बादशाह खान बाबा का किया हुआ काम इनोवेटिव था, ट्रेडिशनल नहीं था। हम लोग हमेशा बादशाह खान बाबा की हम उस जमाने की सियासत का जिक्र करते हैं। अगर आज आप उनको 2024 में पैदा करें कि वो 2024 में जवान हो तो फिर वो क्या कर रहे होते, हमें ये सोचने की जरूरत है। तो वो सोच इनोवेटिव होती। तो हमें अब इनोवेशन, जिद्दत पसंदी की तरफ हमें आना होगा। इससे मुझे लगता है कि हम कामयाब हो सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। एएनपी में आप आई हैं तो फिर कुछ लोग सवाल बनाते हैं कि क्यों आई हैं, कुछ अज़ाइम हैं क्या मेरे? हाँ। जी बिल्कुल, अज़ाइम के बगैर तो इंसान नहीं होता। मेरा अज़म यह है कि अगले इलेक्शंस के अंदर हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो, इम्प्रूव हो। आइडियली स्पीकिंग तो ये कि हम लोग प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल फेडरल गवर्नमेंट का हम लोग हिस्सा बने, और अगर नहीं भी बनते तो अपोजिशन के अंदर हमारे नंबर्स इतने ज़्यादा हों कि इस दफ़ा से हम लोग कम से कम 2000-3000 टाइम्स इंक्रीज़ करके आपको दिखाएं। कम बैक सबसे पहला तो मेरा अज़म ये है, पार्टी को इस काबिल, पार्टी को मैं जितनी थोड़ी मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ बाकी पूरी टीम के साथ मिलकर। ऑफकोर्स मैं अकेली, मैं कौन हूँ? मैं इमरान खान थोड़ी हूँ। मैं कुछ इस किस्म का दावेदार में बनूंगी जी एक मैं आके सब कुछ बचाऊंगी, कि मैं उन कोशिशों की जो सिलसिला चल पड़ा है उसके अंदर मैं भी अपना हिस्सा डाल दूं कि हम दोबारा पार्टी को ऊपर ला सकें, देखे पीछे रह के ज़्यादा काम कर सकूं। लेकिन मेरी शख्सियत कुछ इस किस्म की है कि वो पर्दा जितना भी गहरा और मोटा क्यों ना हो, रोशनी उसमें से चीत करके पहुंच ही जाती है मुझ तक। तो वो आई बिकम द फेस विदाउट इवन वांटिंग इट। तो पर्सनल मेरा एम्बिशन तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी तो मैं 33 इयर्स की हूँ। आई थिंक आफ्टर 40 में भी मैं भी चाहूँगी कि मैं इलेक्शंस कंटेस्ट करूँ या मैं भी पार्लियामेंट के अंदर पहुँचूँ। बादशाह खान के बारे में शिद्दत के साथ ये एक तस्वर मौजूद था और है अभी भी कुछ हल्कों में कि वो गद्दार थे। फैक्टाबाद के अंदर पली बड़ी एक ऐसा शहर जिसका नाम ही कॉलोनियल के ऊपर है, एबट, मेजर एबट के ऊपर है, कि वो आया और बैठा, उसने कब्जा किया। तो हमने तो कभी ग्रोइंग अप ये वाली बात सोची नहीं थी कि अख्तियार के एक फिलॉसफी भी एग्जिस्ट करती है। तो जब मैंने पढ़ा और मैंने देखा तो मैं कि वाओ कि ये एग्जिस्ट भी करती है, ये सोच कि मैं यूं भी सोच सकती थी। उससे पहले की महरब और उसके बाद की महरब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वरना आज मैं भी कोई होती राइट विंग एस्टैब्लिशमेंट हॉक। मौजू को अगर आप ये वाला पैमाना उसके ऊपर लगाएं तो हमें ये नज़र आता है कि अमीर करे तो रक्स है और गरीब करे तो मुजरा है। जो हमारी इंडिजिनस आबादी है, पश्तून, सिंधी, बलोच, पंजाबी, हज़ारेवाल भी, कश्मीरी भी, सब के अंदर, औरतों के अंदर खुसूसी तौर पे ख्वाजा सराओं की बहुत इज्जत और बहुत रिस्पेक्ट है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी का कसूर है ये मान लेना कि हम माशरे के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर हम पे लवातत की जिस्म फरोशी की जिम्मेदारी ठूसी जाएगी, थोपी जाएगी तो हम यही करेंगे क्योंकि हमें ये दी गई है। इससे इनकार ना करना ख्वाजा सरा कम्युनिटी की गलती है। मुबारक हो सबसे पहले तो आपको कि आप पख्तून मैगज़ीन के पहले एडिटर करार पाए, जिनकी ज़ेर सदारत पख्तून मैगज़ीन का डिजिटल एडिशन अब आप आवाम के लिए रोनुमा कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू। ये दुनिया की पहली ख्वाजा सरा है जो ऑफिशियली एक बहुत बड़ी सियासी जमात की
मरकज़ी सेक्रेटरी बराए हुकूक़ ख्वाजा सरा बन गई है। एबटाबाद की मेरी पैदाइश है। हम टोटल में 6 बहनें हैं और हम तकरीबन तमाम ही डॉक्टर्स हैं। मेरे वालिद साहब भी डॉक्टर हैं और वालदा मेरी डोमेस्टिक इंजीनियर हैं। ये टर्म इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे हाउस वाइफ की टर्म से थोड़ा सा एतराज़ है। तो मुझे लगता है ख़वातीन खाना जो होती हैं वो घर के बेशतर अमूर संभाल रही होती हैं, तो वो इंजीनियरिंग की एक किस्म हो गई। अगर आप पाकिस्तान की तमाम आवाम का कद नाप लें और आप उसको एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें कि कितने अफराद का कद 5 फुट है, कितने का 5 फुट 1, 5 फुट 2, 5 फुट 3, आप यूं चलते जाएं तो वो जो शेप बनेगी ना ग्राफ की वो कुछ यूं होगी कि सबसे छोटे कद के लोग कम होंगे, सबसे लंबे कद के लोग कम होंगे और दरमियाने कद के बहुत ढेर सारे हमारे पास लोग होंगे। ये फ़लसफ़ा ये कहता है कि 95% अफराद दरमियान में होते हैं, 2.5% इधर और 2.5% इधर। और ये जो 95% है दरमियान वाली, इसको नॉर्मल कहा जाता है। ये जो कर्व की शेप बनती है इसको बेल कर्व या नॉर्मल सी कर्व या नॉर्मल कर्व कहा जाता है। ये एक रियाजी का, ये एक शुमारियात का फ़लसफ़ा था कि वो तमाम अफराद जो कि हमें खुद से हट के लगते हैं या माशरे में उनकी जगह नहीं होती या माशरे में उनकी जगह बनाई नहीं होती, जगह तो उनकी है तभी वो उस दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी जगह बनाई नहीं गई हुई, तो वो अफराद एबनॉर्मल डिक्लेयर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसा इंसान जो कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता क्योंकि उसकी टांगें नहीं हैं, वो फ़र्द एबनॉर्मल नहीं है। आपकी सीढ़ियाँ एबनॉर्मल हैं क्योंकि रास्ता आपने बनाया है और वो रास्ता इस काबिल नहीं था कि उसके ऊपर हर इंसान सफ़र कर सके। उस रास्ते को इस तरीके से बनाया गया कि कुछ अफराद उसके ऊपर सफ़र कर सकते थे, बाकी अफराद उसके ऊपर सफ़र नहीं कर सकते थे। तो वो बंदा एबनॉर्मल नहीं है, वो सीढ़ी एबनॉर्मल है। ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट एबनॉर्मल, द सराउंडिंग्स आर एबनॉर्मल। क्या नारा है आपका, क्योंकि आप एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके लिए लड़ रही हैं जिनके अनगिनत मसाइल हैं, जिनको कोई कबूल करने को भी तैयार नहीं है। ख्वाजा सरा के वही मसाइल हैं जो किसान के और मजदूर के मसाइल हैं। वो अलग बात है कि उसकी मेहनत को फुहश करार दिया जाता है क्योंकि उसकी मेहनत खिलवत कदे के अंदर है, उसकी मेहनत अंधेरे के अंदर है, उसकी मेहनत से फैज़याब होने वाली अवाम कभी उस मेहनत का जिक्र नहीं करेगी। ख्वाजा सरा के अंदर कोई आपको एलीट नज़र नहीं आती। मगर ख्वाजा सरा इस हाल में क्यों पहुंची, इस बात की हकीकत तक पहुंचना और इस हकीकत को अयां करना हमारी जंग है। हकूक की हसूली तो हमारी पाकिस्तान की बाकी महकूम अक़वाम के साथ ही होगी। ये तो नहीं हो सकता कि ख्वाजा सराओं को पहले हक मिल जाए और पश्तून स्टूडेंट को, कबायली इलाका जात के अफराद को, बलोच माँ को हक बाद में मिले। ऐसे तो नहीं होगा। जब रियासत क्योंकि बुरा सलूक करती है तो वो तमाम महकूम अक़वाम के साथ बराबरी के साथ बुरा सलूक करती है, जो उसके धारे के अंदर, जो उसके स्टेटस क्वो के अंदर नहीं आते। ख्वाजा सरा इस जगह क्यों पहुंची? ख्वाजा सरा मुगलिया सल्तनत के दरबारों का हिस्सा थी, तालपुरों के दरबारों का हिस्सा थी, दुरानियों के दरबारों का हिस्सा थी, लोधियों के दरबारों का हिस्सा थी। वो खत्म हुए, बरतानवी साम्राज्य आया तो ख्वाजा सरा भी साइड पे लग गए। पाकिस्तान तो खैर 1947 में बना, लेकिन बरतानवी साम्राज्य ने बरसगीर पाको हिंद के अफराद को ख्वाजा सराओं से नफरत करना सिखाई, उनका इस्तेहसाल किया, उनको इलाका दर से दरबदर किया, उनको इस हाल में पहुंचाया। मगर अब बरतानवी साम्राज्य नहीं है, अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो यहाँ पे इनकी इज्जत को बहाल करना ताकि ये भी इज्जत के साथ बाकी लोगों के साथ रोजी रोटी कमा सकें, मैं ये समझती हूँ कि ये हमारी सबसे पहली और हमारी बुनियादी जान। सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपनी ज़ात के ऊपर अगर आपकी तनकीद नहीं होगी तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? बादशाह खान के फ़लसफ़े से शुरू करें। उन्होंने पश्तून कौम को इकट्ठा क्यों करना शुरू किया? क्योंकि उन्होंने बोला कि पश्तून कौम इकट्ठी नहीं है। अगर मसले की तशख़ीस ही नहीं होगी तो हम इलाज की तरफ कैसे जाएंगे? ये कलोनियल अप्रोच है कि ये हैं ही ऐसे ट्राइबल पीपल, पनिश देम यूजिंग द FCR। तो जैसे फाटा के ऊपर FCR लगाया गया, शायद आपकी वामुनास को ना पता हो, ख्वाजा सरा अफराद के ऊपर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लगाया गया। पश्तून ट्राइब्स बाद में क्रिमिनलाइज हुए हैं। सबसे पहला कबीला जो बरसगीर पाको हिंद के अंदर बरतानवी साम्राज्य ने क्रिमिनलाइज किया था वो ख्वाजा सरा था, नंबर 1 पे क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के जरिए, क्योंकि हम अपने बादशाहों के साथ जंगों का भी हिस्सा थे। नौजवान नस्ल की जो हमारे पास ख्वाजा सरा है वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, वो तालीम हासिल करना चाहती है, वो लड़कों और लड़कियों से दोस्ती करना चाहती है, वो उनके साथ उठना बैठना चाहती है, वो ये कबाहत की जो जिंदगी है या कोई फकीरी की जो जिंदगी है वो उसके अंदर नहीं जाना चाहती, और वो ये काम कर रही है और हम ये करके दिखा रही हैं। अंग्रेजी की एक फ्रेज है जो मैं अक्सर इस्तेमाल करती होती हूँ, विजिबिलिटी प्रोमिसेस वायलेंस। विजिबिलिटी होगी और इंक्रीज होगी तो वायलेंस भी इंक्रीज होगा और एक्सेप्टेंस भी इंक्रीज होगी। ख्वाजा सराओं को हुकूक मिलना शुरू हुए तो सबसे ज्यादा नकादी आवाजें भी खवातीन ने ही बुलंद की, जिसमें मारिया भी